स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। 9 मार्च के लिए शिक्षा शास्त्र का ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस मॉडल पेपर में पिछले कई सालों का जो क्वेश्चन है, जो पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, उसको मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किया है। तो अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए फास्ट रिविजन कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है, वही अगले साल पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहां से आ गए। तो दोस्तों वही आपको पैटर्न यहां पे समझने की जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पेपर कोड, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे पेपर कोड दिखाई देगा। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देंगे आप लोग, यहाँ पे नाम लिख देंगे और यहाँ पे जो है आपका पूर्णांक 100 नंबर रहेगा ही। इसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं, जिसमें आपके जो प्रश्न संख्या 1 रहेगा उसमें एक बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा जिसके 5 भाग रहेंगे। ठीक है, उसमें मतलब 5 क्वेश्चन आपको जो है रहेगा, एक एक नंबर का रहेगा। प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक जो रहेगा उसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसका उत्तर निश्चित होगा, 1 से 2 लाइन में आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद 7 से लेकर 12 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना होगा। 25 शब्दों का मतलब कि मान के चलिए कम से कम 4 से 5 लाइन में जो है आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या जो है 13 से लेकर 18 की बात करें तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर सीमा लगभग आपको 50 शब्दों में देना होगा। तकरीबन आपको आधा पेज में ये वाला उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद 19 से लेकर 21 तक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये 250 शब्दों में लिखना होगा। इसका उत्तर मैक्सिमम आप कितने पेज में लिखेंगे तो 2 से 2.5 पेज में आप पूरा आंसर कंप्लीट कर देंगे। ये जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन रहेगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म का प्रचार, भौतिक उन्नति, सैन्य प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो मध्यकालीन जो शिक्षा है ये मुस्लिम कालीन शिक्षा मानी जाती है और उसमें धर्म का प्रचार ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो यही इसमें जो है पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि वर्धा शिक्षा योजना के प्रणेता यानी जनक कौन थे? ये पूछा जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने अगला कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला यहाँ पे है कि सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जो है इसके बाद पावलाव हैं, थॉर्नडाइक हैं, कोहलर हैं या फिर स्किनर हैं। तो इसमें जवाब आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि आईक्यू बराबर होता है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं मानसिक आयु हो जाएगा, मानसिक आयु बटे यहाँ पे लिखते हैं नीचे वास्तविक आयु। इस प्रकार से यहाँ पे वास्तविक आयु हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं इस प्रकार से। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे ऊपर मेंटल एज हो जाएगा, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा, यहाँ पे CA हो जाएगा यहाँ पे और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो है आपका इसमें राइट आंसर रहेगा, पहला वाला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। निश्चित उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं इनके उत्तर निश्चित होते हैं, 1 से 2 लाइन में इसका उत्तर देना होता है। 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। फटाफट इसको देख लेते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि उप संपदा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम विश्वविद्यालय आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए इसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि उप संपदा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? तो उप संपदा जो संस्कार ये बौद्ध काल की शिक्षा से संबंधित है, जो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश के समय 20 वर्ष की आयु में होता था। तो यहाँ पे जो है कह रहा किस काल की शिक्षा से संबंधित है? तो ये बौद्ध काल की शिक्षा से संबंधित है। आमतौर पर इसमें 20 वर्ष के जो है प्रवेश होता था। ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के प्रथम विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे? 1948 में जो है जब विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। तो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम ध्यान रखेंगे। अगला इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने की
सीखने की सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किस जीव पर किया गया था? तो ये किस जीव पर किया गया था? आपने पढ़ा होगा कि सूझ के सिद्धांत का प्रयोग चिंपैंजी पर किया गया था, जिसका नाम सुल्तान था, उस पर किया गया था। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्लिफोर्ड बियर्स ने किया था, 1908 में किया था। तो अगर आपको सन याद रहेगा तो अच्छी बात, नहीं याद है तो इसकी जरूरत नहीं है। आप बस इतना ही देंगे कि जो है किसने किया था, तो जवाब होगा क्लिफोर्ड बियर्स ने किया था। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य तब सही रहेगा जब आप बियर वगैरह नहीं पिएंगे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। करे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो यहाँ पे व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब, और परसोना से ही पर्सनालिटी बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अतल उत्तरीय प्रश्न दिखाई देगा। इसका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना होगा। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, 6 प्रश्न आपको करने होंगे, 24 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि प्राचीन कालीन यानी वैदिक शिक्षा के 2 मुख्य विशेषताएं बताइए, जल प्रदूषण रोकने के 2 प्रभाव के उपाय बताइए, और सीखने में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का क्या महत्व है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की 2 पहचान लिखिए, निर्देशन गाइडेंस जिसे बोलते हैं, परामर्श जिसे काउंसलिंग बोलते हैं, इसका मुख्य जो है अंतर स्पष्ट आपको बताना है। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं सरल आसान शब्दों में। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा कि स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाले 2 प्रमुख बाधाएं बताइए। प्रश्न यहाँ पे है कि प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे कि शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी और गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, यानी गुरु के आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। दूसरा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक उन्नति करना था, यानी बच्चे का चरित्र निर्माण हो और अध्यात्म को ज्ञान देना वो सिखाया जाता था। तो इस प्रकार से आप 2 विशेषता लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जल प्रदूषण रोकने के 2 प्रभावी उपाय बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा। जल प्रदूषण रोकने के उपाय हेडिंग डाल देंगे। इसके बारे में आप यहाँ पे अपने मन से भी ले सकते हैं कि जो कूड़े करकट होते हैं, जो कचरे होते हैं, उनको नदी में ना बहाया जाए। जो उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी होते हैं, जो जहरीले पानी होते हैं, वो नदी में ना बहाया जाए, जिससे नदी दूषित हो जाती है। तो ये सब जो है पॉइंट आप इसमें अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सीखने में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का क्या महत्व, तो आप इसमें लिखेंगे अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। यह छात्र में सीखने के प्रति रुचि पैदा करता है, उसे लक्ष्य की ओर सक्रिय करती है और सीखने की गति को तीव्र करती है। कहने का मतलब ये कि मोटिवेशन अगर आपके अंदर से दिल से आवाज आती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा वो आपका सबसे ताकतवर होता है, और वही मोटिवेशन आपको चाहिए जिससे आप कुछ कर जाओ जिंदगी में, ऐसा काम जिससे कहीं कि नाम हो। अपने माँ बाप का नाम करिए, अपने विद्यालय का नाम करिए, अपना नाम करिए कि आपने कुछ किया है लाइफ में। तो इस प्रकार से जो आप ये बातें सुन पा रहे हैं, मोटिवेशन है जो आपको प्रेरित करता है। ठीक है, तो आप इसके बारे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निर्देशन यानी गाइडेंस और परामर्श यानी काउंसलिंग में मुख्य अंतर क्या है, तो आप यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हैं इसमें कि निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, जो किसी भी सामान्य सलाह देने के लिए दी जा सकती है, जबकि परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, जैसे इसमें विशेषज्ञ द्वारा किसी विशिष्ट समस्या का समाधान के लिए दिया जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो निर्देशन होता है, जो गाइडेंस होता है, जैसे मान लो कि कहीं पे कोई रैली निकलने वाली है, तो गाइडेंस में पूरे बच्चे को बताया जा रहा है कि रैली किधर किधर से जाएगी। तो जो निर्देश दिया जा रहा है वो पूरे व्यापक क्षेत्र में, मतलब सभी बच्चों को दिया जा रहा है। और जो परामर्श होता है, जो काउंसलिंग दी जाती है, वो किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है कि भैया देखो परामर्श हमारा है, अगर आप जो है इस प्रकार से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप कहीं के अच्छे नंबर ला सकते हैं, ऐसा ये है हमारा परामर्श यही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि परामर्श व्यक्तिगत होता है और जो निर्देशन होता है वो व्यापक होता है। सिंपल। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 12 नंबर, कह रहा है कि स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली 2 प्रमुख बाधाएं क्या हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी बाधाएं हैं, 2 पूछा गया, 2 आप यहाँ पे लिख देंगे। पहली है यहाँ पे कि समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारधारा और लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव या फिर रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब होता है कि जो प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा, और लैंगिक भेदभाव में यानी जो है लड़कियों को जो है कम पढ़ाते हैं, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, लड़कियों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं, लड़कों
लड़कों को दूर भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो जो भेदभाव देखने को मिलता है ये कहीं न कहीं बाधा ही दिखाई देता है। ठीक है, अगला है गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल होते हैं वो घर से बहुत दूर होते हैं, तो बच्चियां वहां बहुत कम जा पाती हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न जब आप लिखेंगे तो 50 शब्दों में जो है उत्तर आपको देना होगा। 6 नंबर का रहेगा, 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 36 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सबसे ज़्यादा नंबर आपको इसी सेक्शन से मिलता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेंगे, मध्यकालीन यानी मुस्लिम शिक्षा के गुण और दोष बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोठारी आयोग 1964-66 की प्रमुख सिफारिश क्या थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को जो है व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से पूछा जाएगा। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता आज के समय में क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर बताइए। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खेल कूद भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के गुण और दोष बताइए। तो शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा गुण और दोष। आप इसे चाहें 2 तरीके से ले सकते हैं। पहले यहाँ पे देखिए गुण लिखा गया, तो आप यहाँ पे इसको पॉइंट वाइज भी आप कर देना, ताकि जो है बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाए। जैसे कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज थी, तो इस काल में शिक्षा निःशुल्क थी, ये पहला पॉइंट बन जाएगा। यहाँ से साहित्य और इतिहास लेखन का विकास हुआ, ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, ये तीसरा पॉइंट बन जाएगा। तो 3 पॉइंट आप इस प्रकार से इसको लिख देना अच्छे तरीके से। इसके बाद यहाँ पे दोष की बात करेंगे, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या बुराइयां थी। तो शिक्षा में धार्मिक कट्टरता अधिक थी, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। स्त्री शिक्षा की अपेक्षा जो है उपेक्षा की जाती थी और रटने की पद्धति पर बल दिया जाता था, तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा। और रटने की पद्धति पर बल दिया जाता था, ये तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा लिख सकते हैं, साथ ही शिक्षा का मध्यम अरबी फारसी होने का ये आम जनता तक जो है पहुंच से दूर रहा, तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना, जैसे मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है, पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग 1964-66 के बीच में ये आया था, और यहाँ पे प्रमुख इसकी क्या सिफारिशें थी उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे, कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कई सुझाव दिए थे। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा का उत्पादन से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होना चाहिए, यानी 10वीं तक, फिर इसके बाद 2 आपका +2 लिखा है, यानी 12th हो जाएगा आपका, +3 लिखा है, यानी आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये संरचना यहाँ पे लागू किया गया है। फिर त्रिभाषा सूत्र यहाँ पे जो है उसको अपनाना है, त्रिभाषा सूत्र को। शिक्षकों की स्थिति, वेतन में सुधार करना चाहिए। विज्ञान गणित शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इनका कुछ सिफारिश थी, कुछ इनके सुझाव थे जो यहाँ पे लागू की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम जो है लॉ ऑफ इफेक्ट के व्याख्या करना है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे, थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी कार्य को करने से व्यक्ति को सुखद परिणाम या संतोष प्राप्त होता है तो वह उस कार्य को बार बार करना चाहता है। सिंपल सी बात है, यानी अगर आप कोई चीज़ खा लिए हैं, ठीक है, तो बार बार वो चीज़ खाने का मन करता, अगर आपको पसंद आया है, आपका फेवरेट बन गया है। ऐसे ही जब कोई चीज़ आपको पसंद हो जाता है तो आप बार बार उसे अपनाना चाहते हैं, बार बार उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ हो जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लग जाए, ये जिस काम में आपको मजा आए, जैसे कुछ लोग को गेम खेलने में मजा आता है, कुछ लोग को मोबाइल में रील्स देखने में मजा आता है, तो आप उसे क्या करते हैं, बार बार उसे करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उससे जल्दी सीख लेता है इंसान, बार बार जब करता है तो जल्दी सीख लेता है। इसकी विपरीत देखिए, इसकी उल्टा क्या होता है, यदि कार्य का परिणाम दुखद हो तो असंतोषजनक होता है, तो व्यक्ति उसे दोहराना नहीं चाहता है, और इसके जो है पुरस्कार या दंड का नियम भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रभाव का नियम आप यहाँ पे समझ सकते हैं। 2 लाइन आपको यहाँ पे समझना है। पहला ये कि जिसमें अगर आप कोई काम करते हैं, काम करने के बाद अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो आप उस काम को दोबारा करना चाहेंगे या फिर आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर आपका जो काम है उस काम में नेगेटिव थॉट आते हैं, या फिर रिजल्ट में कमी आती है, या फिर जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे वैसा आपको नहीं मिला है, तो आप आगे उसको करना नहीं चाहेंगे। तो यही इसका प्रभाव का नियम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है
पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता आज के समय में क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत जरूरी है पर्यावरण शिक्षा आज के डेट में। लिखेंगे क्या इसमें? वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है उसको देखते हुए पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। पूरी तरह से शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हो, ताकि जो है लोग समझें किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, किस प्रकार से प्राकृतिक का जो संसाधन वो दोहन हो रहा है। ये जागरूक होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, तो ऐसा शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। यह लोगों में प्रकृति के प्रति संवेदनशील पैदा करती है, संसाधनों के संरक्षण की आदत डालती है और भावी पीढ़ी भविष्य की जो पीढ़ी है उसको सुरक्षित बनाती है और स्वच्छ वातावरण प्रदान करती है। इस सब के लिए जो मानव है आज की डेट में उसे जागरूक करना है, तो इसीलिए पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अगर आप समझ जाएंगे तो अपने शब्दों में भी आप लिख देंगे ना, 100% आपका सही होगा, एक भी पॉइंट नहीं कटेगा। बस लिखने का सही तरीका आपको अगर पता चल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अंतर्मुखी या फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर बताना है। तो पहले अंतर्मुखी के बारे में जानेंगे, फिर बहिर्मुखी के बारे में जानेंगे। तो अंतर्मुखी में क्या लिखेंगे इसमें? ऐसे व्यक्ति शांत, संकोची या एकांत प्रिय होते हैं। वे अपनी भावनाओं को अंदर ही रखते हैं और एक कम दोस्त बनाते हैं, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो बहुत शांत रहते होंगे, अकेले में रहना पसंद करते होंगे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते होंगे, तो ऐसे दोस्त को अंतर्मुखी दोस्त कहते हैं। ठीक है, और बहिर्मुखी का मतलब क्या है? जो मिलनसार हो, सामाजिक हो, बातचीत करने में कुशल हो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं ये बहिर्मुखी दोस्त है। ठीक है, वे बाहरी दुनिया में अधिक सक्रिय रहते हैं और शीघ्र दूसरे के साथ मिल घुल जाते हैं और अपना दोस्त बना लेते हैं। किसी अनजान से भी अपना काम करा लेते हैं, अनजान को भी दोस्त बना लेते हैं, तो ऐसे लोग बहिर्मुखी होते हैं। कितना सिंपल सेंटेंस लिखा गया है। तो ऐसे व्यक्तित्व जो शांत हों, अकेले रहना पसंद करते हों, कम दोस्त हों, उसे हम कहते हैं अंतर्मुखी। जिनके बहुत सारे दोस्त हों, जो थोड़ा चंचल हों, मिलनसार हों, उन्हें हम कहते हैं बहिर्मुखी। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में खेल कूद की भूमिका क्या है? खेल कूद जो होता है वो हमारे मेंटल को, हमारे दिमाग को कितना स्वस्थ रखता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ गए हैं, अब उत्तर लिखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखेंगे कि खेल कूद में शरीर में एंडोफिन जैसा रसायन स्राव होता है जो तनाव और चिंता को कम करता है। यह व्यक्ति में आत्मविश्वास, टीम भावना, अनुशासन विकसित करता है। खेल के माध्यम से मन एकाग्र होता है, यानी एक जगह पे केंद्रित होता है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है। तो खेल कूद जरूरी है जिंदगी में, और खेलना, आप अगर खेलते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, मेंटल और शारीरिक दोनों तरह से आप फिट होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है खेलना, ज़्यादा भी नहीं, लिमिट में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ कहा गया खेलने के लिए खेलते रहें दिन भर। यहाँ पे आगे क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। यहाँ पे लगभग 250 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। 3 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, 3 प्रश्न, और 10 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 30 नंबर का यहाँ भी सेक्शन आपका रहेगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों ने बेसिक शिक्षा के विस्तारों की विवेचना कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक योगदानों पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है 20 नंबर क्वेश्चन में कि सीखने से क्या तात्पर्य है? सीखने को प्रभावित करने के लिए कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा बुद्धि की परिभाषा बताइए, बुद्धि क्या होती है और बुद्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें से चाहे आप ये करिए या फिर अथवा करके ये दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? भूकंप आने के कारण और उससे बचने का उपाय विस्तृत वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी को अथवा करके पूछ सकता है कि यहाँ पे कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए माध्यमिक स्तर पर इसकी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन पूरा मैराथन करा दूंगा, जहां से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, और फिर लास्ट में आपको बता दूंगा जब नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, कैसे बनाकर लिखेंगे। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको चाहिए कि कैसे आंसर बनाकर लिखते हैं, सटीक आंसर कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।